हेलो फ्रेंड्स, आज ये सेकेंड वीडियो है फोर्थ चैप्टर के ऊपर जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज। ये वर्ड इक्विलिब्रियम काफी परेशान करता है स्टूडेंट्स को। मुझे ये उम्मीद है कि आज के लेक्चर के बाद ये वर्ड तुम्हारा परेशान नहीं करेगा। इक्विलिब्रियम को हम दो एंगल से देखते हैं। एक है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और दूसरा है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम वर्ड को तो हम बाद में समझेंगे, पहले हम ट्रांसलेशन और रोटेशनल को समझ लेते हैं। तो फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड ट्रांसलेशन। जब हम ट्रांसलेशन की बात करते हैं तो बॉडी के कंप्लीट मूवमेंट की बात करते हैं, मूवमेंट ऑफ द बॉडी एज अ होल। तो मूवमेंट ऑफ द बॉडी एज अ होल में तीन एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, या तो बॉडी रेस्ट पे है, या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, या फिर वो एक्सेलरेट हो रही है या डी एक्सेलरेट हो रही है। एक्सेलरेशन का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव। ट्रांसलेशन को हम इन एस्पेक्ट्स में देख सकते हैं। ओके, और दूसरा है रोटेशनल। तो रोटेशनल में हम ये देखते हैं कि बॉडी इस तरह से घूम रही है, क्या घूमने के ऊपर फोकस करते हैं, ऐसे कैसे भी घूम रही है क्या बॉडी के पूरे मूवमेंट को हम नहीं विजुलाइज कर रहे होते रोटेशनल में, हम घूमने के ऊपर कंसंट्रेट कर रहे होते हैं। और घूमने में भी तीन बातें हो सकती हैं। बॉडी घूम सकती है लेकिन घूम नहीं रही है, रुकी हुई है, या फिर घूम रही है वो कांस्टेंट तरीके से घूम रही है, और तीसरा ये है कि घूम रही है उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है या फिर घटती जा रही है। तीन एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। तो अभी इक्विलिब्रियम की बात नहीं की मैंने बताया कि ट्रांसलेशन में कंप्लीट बॉडी के एंगल से देखते हैं, उसके मूवमेंट को देखते हैं, रोटेशन में उसके घूमने को देखते हैं। अब हम लोग फोकस करते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में कब कहेंगे हम एक बॉडी है, जब ये कंडीशन है, इंपॉर्टेंट कंडीशन, a body is said to be in translational equilibrium when the net force acting on the body is zero. टोटल फोर्स जो उसके ऊपर एक्ट कर रही है बॉडी के ऊपर वो जीरो होना जरूरी है। और F किसके बराबर होता है, m, यानी कि ma को जीरो होना है, यानी कि एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। नेट फोर्स जीरो, एक्सेलरेशन जीरो, तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। और एक्सेलरेशन को जीरो होने के लिए दो बातें हो सकती हैं, या तो एक बॉडी रेस्ट में है तो ऑब्वियसली एक्सेलरेट नहीं कर रही है, जैसे कि एक टेबल टॉप पे एक बुक रखी हुई है, सो दिस बुक इज ऑन टेबल टॉप और वो रेस्ट पे रखी हुई है। तो क्या इसके ऊपर कुछ फोर्सेस एक्ट कर रही होगी, डेफिनेटली एक्ट कर रही होगी। एक तो वेट और अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो वेट वर्टिकली डाउनवर्ड्स लग रहा होगा। एक जब वो बुक जो है वो हमारे हाथ पे ऐसे रखी हुई है, टेबल टॉप पे रखी हुई है, सोचो हाथ पे रखी हुई है, तो वो आपको प्रेस करेगी। तो एवरी एक्शन हैज एन इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन। तो जब वो आपके हाथ को प्रेस करेगा तो आपका हाथ भी उसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, वो नॉर्मल रिएक्शन लगाता है। तो बुक ऐसे रखी, वेट पीछे लग रहा है, और जो टेबल टॉप है वो उसके ऊपर फोर्स ऐसे लगा रहा है, नॉर्मल रिएक्शन। तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। यहाँ पर the weight and the normal reaction are balancing each other। तो नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो, एक्सेलरेशन जीरो, रेस्ट पे है, एंड देयर इज अ केस ऑफ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। इनफैक्ट जो भी बॉडी रेस्ट पे होगी इट इज अ केस ऑफ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम फॉर श्योर। सेकेंड, कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी अगेन मींस दैट द एक्सेलरेशन इज जीरो, यानी कि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम फिर से आ गया पिक्चर। कांस्टेंट वेलोसिटी का एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक एरोप्लेन फ्लाइट में है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे जा रहा है, इट्स मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी अहेड, हाइट।
तो तब वेट अपवर्ड फोर्स से बैलेंस हो रहा होगा, तो उसी हाइट पे ऐसे जाता चला जाता है। और जब भी एक एरोप्लेन इस तरीके से चलेगा तो एयर फ्रिक्शन उसे रोकने की कोशिश करेगा। इंजन का एफर्ट उस एयर फ्रिक्शन को ओवरकम कर रहा है। तो अगर ये इधर जा रहा है तो एयर फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में है और इंजन का एफर्ट इस डायरेक्शन में है। ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, इंजन एफर्ट एंड एयर फ्रिक्शन। अपवर्ड फोर्स और वेट एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। नेट फोर्स क्या हो गया? जीरो, एक्सेलरेशन जीरो, कांस्टेंट वेलोसिटी। यानी कि हो सकता है कि बॉडी मूव कर रही हो लेकिन तब भी वो ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में हो, लेकिन वो तभी होगा जब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है? टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स should be zero or algebraic sum of moment of force should be zero. जो टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स है वो क्या होना चाहिए? जीरो। और यू कैन ऑल्सो से दैट टॉर्क शुड बी जीरो। जब टॉर्क जीरो होता है तो तब भी दो बातें हो सकती हैं कि, और तब इसका घूमने की स्पीड, द एंगुलर एक्सेलरेशन, यहां पर हम बात करते हैं लीनियर एक्सेलरेशन की, और यहां जो हम बात करेंगे वो करेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन की। रोटेशन में एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करते हैं। तो जब टॉर्क जीरो होगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी क्या होगा? जीरो। और ये दो कंडीशंस में हो सकता है, एक तो रेस्ट पे हो या कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से एक चीज मूव कर रही है। घूमने की जो स्पीड है, एंगुलर स्पीड बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं, इट इज कांस्टेंट। जैसे मान लो एक पंखा है, सीलिंग फैन, तो घूम सकता है, इट कैन रोटेट, लेकिन स्विच ऑफ है और वो रोटेट नहीं कर रहा, तो इट इज एट रेस्ट, द एंगुलर एक्सेलरेशन इज जीरो, टॉर्क इज जीरो, मोटर ही टॉर्क क्रिएट करता है उसके लिए। एंड इट इज द केस ऑफ रोटेशनल इक्विलिब्रियम, रिमेनिंग एट रेस्ट इट इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अब सोचो कि अगर आपने पंखे को ऑन कर दिया तो क्या होगा? ऑन करने पर क्या होता है? धीमे धीमे करके उसकी जो पंखुड़ियां हैं उसकी स्पीड बढ़ती है, पहले कम होती है, फिर ऐसे बढ़ते 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 ज़्यादा होती चली जाती है। तो उसकी घूमने की स्पीड ऐसे बढ़ती चली जाती है, पहले कम, फिर और ज़्यादा, फिर और ज़्यादा, फिर और ज़्यादा, क्योंकि ना मोटर जो है उसके अंदर एक टॉर्क क्रिएट कर रहा है और उस टॉर्क की वजह से उसकी घूमने की स्पीड बढ़ रही है। तो तब वो इक्विलिब्रियम में नहीं है क्योंकि उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन है। लेकिन एक वक्त पे वो टॉप पे पहुंच जाएगा जब, तो तब जो मोटर का एफर्ट है वो जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसे बैलेंस कर पाता है, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग, और उसकी अब घूमने की स्पीड कांस्टेंट हो गई, तो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, तब वो फिर से इसमें आ गया, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में आ गया। यानी एक वक्त पे वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में कब था? जब रुका हुआ था, और एक जब उसने टॉप स्पीड पकड़ ली तब भी वो क्या है? रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो दैट इज अबाउट इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, रेस्ट या कांस्टेंट वेलोसिटी, रोटेशनल इक्विलिब्रियम या तो रेस्ट या कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा हो, दोनों केस में एक्सेलरेशन शुड बी जीरो। तो ये हो गया ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और रोटेशनल इक्विलिब्रियम के बारे में। अब मैं तुम्हारे को बताने जा रहा हूं कि इक्विलिब्रियम को आप कह सकते हो कि एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम है और एक डायनामिक इक्विलिब्रियम है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक वर्ड का मतलब क्या है? रेस्ट में। तो रेस्ट में कैसा होना चाहिए? ट्रांसलेशन भी रेस्ट में होना चाहिए और रोटेशनल भी रेस्ट में होना चाहिए, तो दैट इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम।
तो बॉडी ऐसे मूव कर रही है और ना ऐसे घूम रही है, तो इट इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम में कब होगा? जब इधर इट इज द केस ऑफ कांस्टेंट वेलोसिटी और कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। Then we say that it is the case of dynamic equilibrium. Equilibrium है लेकिन डायनामिक है। डायनामिक मतलब मूवमेंट है, चाहे रोटेशनल चाहे ट्रांसलेशनल, लेकिन फिर भी इक्विलिब्रियम है। ऐसा कब होगा? जब कांस्टेंट वेलोसिटी या कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी होगी। तो एक केस है स्टैटिक इक्विलिब्रियम का, एक केस है डायनामिक इक्विलिब्रियम का। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक नाइसली, इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज। अब हम सेकेंड टॉपिक देखने वाले हैं इसके अंदर, जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम है यानी ट्रांसलेशन की रोटेशन की इक्विलिब्रियम है, एट इक्विलिब्रियम sum total of clockwise moment of force should be equal to sum total of anti-clockwise moment of force। इक्विलिब्रियम में होने के लिए जितना एक तरफ घुमाने की टेंडेंसी है मोमेंट ऑफ फोर्स उतना ही दूसरी तरफ होना चाहिए, तभी इक्विलिब्रियम हो सकता है, अदरवाइज इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं हो सकता। एंड वी कैन डू एन एक्सपेरिमेंट टू वेरिफिकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। तो देखो अभी मैं ये करके दिखाने वाला हूं, तो ये ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। मैंने ये एक पाइप लिया है, आप सोचो कि एक मीटर स्केल है। ये मीटर स्केल में कुछ वेट है, सेविंग सम वेट की वजह से नीचे आता है, वेट की वजह से नीचे आता है। ओके, इसका वेट किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ऐड कर रहा है। तो अगर मैं चाहूँ तो एक जगह पर से बैलेंस कर सकता हूँ, जैसे यहाँ से बैलेंस करना चाहूँ तो नहीं होगा, इधर से बैलेंस करना चाहूँ तो नहीं होगा। एक पर्टिकुलर जगह पर ऑलमोस्ट उसके सेंटर पे दिस विल गेट बैलेंस्ड। देखो ये बैलेंस्ड है, यानी वेट इसी पॉइंट पे ऐड कर रहा है। अब जो वेट इस पॉइंट पे ऐड कर रहा है, इसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बोलते हैं। वेट यहाँ ऐड कर रहा है और मेरा जो फोर्स लग रहा है हाथों से, वो उस वेट को बैलेंस कर रहा है। तो देयरफॉर दिस इज द केस ऑफ इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम है रेस्ट पे, ट्रांसलेशन घूमने का, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी है क्योंकि ऐसा चीज इधर उधर मूव नहीं कर रहा। ओके, अब मैं क्या करता हूं, मैं एक फोर्स को यहां पर अप्लाई करता हूं। आई अप्लाई अ फोर्स हियर, मैं कुछ वेट लगा रहा हूँ। अब क्या होगा, मेरे वेट लगाने से मैं इसको काफ़ी पास रख रहा हूँ उस वेट को। तो पहले जो इक्विलिब्रियम था अब वो नहीं रहा, क्योंकि ये फोर्स ऐसे लग रहा है, इसका वेट पीछे की तरफ एक्ट कर रहा है, और दिस वेट इनटू ये हमारा पाइवट है जिसके अबाउट ये घूम सकता है। तो ये जो वेट है वो दिस फोर्स वेट इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो उसको ऐसे लिखना। ओके, तो अब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। अभी इक्विलिब्रियम में नहीं, तो ऐसे एक्सेलरेशन क्रिएट करेगा, रोटेशनल एक्सेलरेशन क्रिएट करेगा। और अगर मैं इसको दूर करूंगा तो ये और ज़्यादा क्रिएट करेगा। क्यों? कि फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ता चला जा रहा है। जितना मैं इसको इधर करता चला जाऊंगा उतना ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज़्यादा होगा, उतना ही घूमने का टेंडेंसी ज़्यादा होगी उसकी। अब मैं क्या करता हूँ कि एक और फोर्स यहाँ पर लगाता हूँ, ये काफ़ी भारी है। तो ये मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा ही भारी हो गया, तो इसे कुछ कम कर दिया जाए, अदरवाइज बैलेंस बनेगा नहीं। ओके, नाउ
तो ये भारी है और ये कम है। आपको इसे ना स्प्रिंग बैलेंस समझना है। एक आपने स्प्रिंग बैलेंस यहाँ लगा दिया, एक स्प्रिंग बैलेंस यहाँ लगा दिया, उसमें आप वेट लगा सकते हो। तो कितना वेट लगाया वो आपको पता भी होगा, स्प्रिंग बैलेंस अदरवाइज भी रीडिंग दिखा देगा उसकी। तो अब क्या होगा, देखो यहाँ पर बैलेंस हो गया। बैलेंस होने का मतलब कि अब जो टॉर्क ये क्रिएट कर रहा है इधर घुमाने के लिए, उतना ही टॉर्क ये इधर क्रिएट कर रहा है इधर घुमाने के लिए, यानी कि टोटल। और अगर मैं एक और फोर्स यहाँ पर लगा दूँ, अभी ये देखो बैलेंस है, लेकिन एक और फोर्स यहाँ लगा दूँगा तो बैलेंस बिगड़ जाएगा, तो ये इधर घूम जाएगा। तो अब ये इक्विलिब्रियम में नहीं है, लेकिन अब इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम की पहचान क्या है कि रोटेशनल मोशन अभी नहीं होता। तो अगर मैं इस भारी वेट को दूर कर दूंगा तो ये इधर चला जाएगा, भारी वेट को पास कर दूंगा तो बैलेंस हो सकता है, हल्के वेट को इधर करूंगा तो इधर। तो थोड़ा सा अगर मैं इसको दूर कर रहा हूँ तो इसको भी दूर करना पड़ेगा, ताकि दोनों के मोमेंट ऑफ फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। तो आप देखोगे कि हर बारी वेट इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो इस वाले का मिल रहा है, जब वो वेट इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बराबर होगा तभी ही इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा। यानी कि इसका मोमेंट ऑफ फोर्स और इसका मोमेंट ऑफ फोर्स जब इक्वल होगा, एक इधर घुमाने की कोशिश कर रहा है, एक इधर घुमाने की कोशिश कर रहा है, जब ये मोमेंट ऑफ फोर्स बैलेंस कर लेंगे तभी इक्विलिब्रियम होगा। एट इक्विलिब्रियम सम टोटल ऑफ द क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज है आपके लिए इधर से, इज इक्वल टू सम टोटल ऑफ द एंटी क्लॉकवाइज। आई होप कि आप लैब में भी अगर चाहें तो ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट के कंसेप्ट को यू कैन वेरीफाई विद द हेल्प ऑफ अ मीटर स्केल। सस्पेंड करो मीटर स्केल को, फिर उसमें स्प्रिंग बैलेंस लगा करके, वेट्स लगा करके और डिस्टेंसेस को चेंज करो, बैलेंस करो। कई सारे रीडिंग्स ले सकते हो। हर बार आपको क्या मिलेगा, क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स जब बैलेंस करेगा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स को तभी ही वो रुकेगा, घूमेगा नहीं। तो इक्विलिब्रियम में ऐसा होना जरूरी है कि सम टोटल ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स शुड बी इक्वल टू सम टोटल ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स। I hope you have understood this. That's all for today. Thank you.